Good morning, children. Welcome back to SST class. Today we will study fourth chapter of geography, that is natural vegetation and wildlife resources. So in this chapter, we will study about the various types of natural vegetation, forest, grasslands, and shrubs, and the characteristics of different natural vegetation and how they are distributed, about the types of wildlife found in the different vegetation zones, about conservation of forest and wildlife. So, resources are of two kinds, biotic and abiotic. Biotic resources include living world. Biotic resources क्या include करते हैं, living world और non living world makes up the abiotic resources. So in this chapter we will study about the biosphere as a resource. So what is biosphere? Biosphere क्या है? हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर में वो जोन जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो क्या हो गया? बायोस्फेयर हो गया. इट इज़ द बायोस्फेयर ऑफ द अर्थ दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट. ये बायोस्फेयर है अर्थ का जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं. देयर आर अबाउट 3 lakh स्पीसीज ऑफ प्लांट्स वाइल द एनिमल स्पीसीज नंबर इज़ अबाउट 10 lakh. तो 3 lakh स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैं और लगभग 10 lakh स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैं. क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, टाइप्स ऑफ सॉयल है और रिलीफ फीचर्स, ये क्या हैं? ये मेन फैक्टर्स हैं दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो क्लाइमेटिक कंडीशन, टाइप ऑफ सॉयल और रिलीफ फीचर्स, ये वो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि वर्ल्ड के पर्टिकुलर रीजन में कौन से नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं और किस तरह का वाइल्ड लाइफ. द प्लांट्स एंड एनिमल्स अडाप्ट देमसेल्फ टू देयर नेचुरल हैबिटेट. और जो भी प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अनुसार खुद को क्या कर लेते हैं? अडेप्ट कर लेते हैं. नाउ नेचुरल वेजिटेशन. द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया मीन्स द प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली इन दैट एरिया. नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? ये वो प्लांट्स हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया में नेचुरली ग्रो होते हैं. ठीक है. So large parts of the world's vegetation, however, have been modified by human activities like deforestation, grazing and cultivation. तो वर्ल्ड का जो वेजिटेशन है उसका लार्ज पार्ट जो है उसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने मॉडिफाई कर दिया, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, ग्रेजिंग है, कल्टिवेशन है. सो दस द टर्म नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स बोथ टाइप्स ऑफ प्लांट्स नेचुरल एज वेल एज मॉडिफाइड. इसलिए जो टर्म है नेचुरल वेजिटेशन ये दोनों तरह को इंक्लूड करते हैं. प्लांट्स जो नेचुरल हैं और जो मॉडिफाइड प्लांट्स उनको भी इंक्लूड करते हैं नेचुरल वेजिटेशन में. सो नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन ऑन द अर्थ डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट एंड रेनफॉल. तो जो नेचुरल वेजिटेशन है अर्थ पे वो रीजन टू रीजन वेरी करते हैं और वो ये किस पे डिपेंड करते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट क्या है या कितना रेनफॉल उनको मिलता है, उसी टाइप का नेचुरल वेजिटेशन होता है. प्लांट्स ऑकर इन डिस्टिंक्ट ग्रुप्स इन एरियाज हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस. सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में उसी तरह के का वेजिटेशन पाया जाता है. A region with naturally occurring flora and fauna that have adapted themselves to the environment forms a biome. तो वो रीजन, ठीक है, ए रीजन विथ नेचुरली ऑकरिंग फ्लोरा, वो रीजन जहाँ पे नेचुरली फ्लोरा एंड फोना है और उन लोगों ने खुद को अडेप्ट कर लिया है वहाँ के एनवायरनमेंट में, उसको क्या बनाते हैं? फिर बायोम बनाते हैं. सो बायोम क्या है? बायोम इज़ ए स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया नोटेबल फॉर द स्पीसीज लिविंग देयर. ओके, आप यू कैन नोट डाउन इट ऑल्सो. सो बायोम क्या है? इट इज़ ए स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया नोटेबल फॉर द स्पीसीज लिविंग देयर. ए बायोम कैन बी मेड अप ऑफ मेनी इकोसिस्टम्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक बायोम हो गया, दे कैन कंटेन कोरल रीफ्स, कैप, फॉरेस्ट एक्सेट्रा. So each biome is different with its particular physical feature, climate, vegetation and wildlife. जितने भी बायोम हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनका पर्टिकुलर फिजिकल फीचर होता है, क्लाइमेट होता है, वेजिटेशन होता है और फिर वहाँ की वाइल्ड लाइफ होती है. द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द अर्थ
may be grouped as forest, grasses and shrubs। तो जो भी मेजर वेजिटेशन टाइप हैं अर्थ की, इनको हम ग्रुप कर सकते हैं फॉरेस्ट में, ग्रासेस में और फिर shrubs में। देयर डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द वर्ल्ड इज़ गवर्न मेनली बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर। और ये जो फॉरेस्ट, ग्रासेस और shrubs हैं, इनका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसे हुआ है? ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर। मतलब जहाँ ज़्यादा मॉइस्चर है वहाँ क्या होगा? फॉरेस्ट होगा, उससे कम ग्रासेस एंड देन shrubs। सो फॉरेस्ट आर फाउंड इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स। तो फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? ह्यूमिड क्लाइमेट में, जहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ग्रासेस आर फाउंड इन रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। जहाँ मॉडरेट रेनफॉल है वहाँ पे ग्रासेस पाए जाते हैं। एंड shrubs ग्रो इन ड्राई रीजन्स। shrubs कहाँ ग्रो करते हैं? जहाँ ड्राई एरियाज होते हैं। सो फर्स्ट फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, एवरग्रीन एंड डेसिडियस। फॉरेस्ट को हम टू मेन टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, पहला एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरा डेसिडियस फॉरेस्ट। सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट एवरग्रीन फॉरेस्ट। These forests are so named as there is no particular season for trees to shed all their leaves। ये जो फॉरेस्ट हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनका नाम एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों पड़ा है? क्योंकि इनका कोई पर्टिकुलर सीज़न नहीं होता है इन ट्रीज़ का जब वो अपने लीव्स को शेड करेंगे, गिराएंगे। देयरफॉर दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन ऑल थ्रू आउट द ईयर। इसलिए ये जो फॉरेस्ट हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये साल भर हरे भरे रहते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। अब हम एवरग्रीन फॉरेस्ट को फिर से 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, मेडिटेरेनियन और कॉनिफरस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट डेसिडियस फॉरेस्ट। So in these forests, most of the trees shed their leaves at a particular time of the year, usually during the dry seasons। ये जो डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, इनकी जो ट्रीज़ हैं ये अपने लीव्स को शेड करती हैं ईयर के एक पर्टिकुलर टाइम में, यूजुअली ड्राई सीजन्स में। दिस इज़ डन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट का जो एक्सेस वाटर है वो लीव्स में एक पोर्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा से ये जो प्लांट्स हैं वो अपने अंदर के एक्सेस वाटर को वाटर वेपर बना के एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो डेसिडियस फॉरेस्ट उन एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो प्लांट्स अपने मॉइस्चर को बचाने के लिए और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को रोकने के लिए, मतलब अपने अंदर के एक्सेस मॉइस्चर एनवायरनमेंट में ना जाए, ठीक है, वाटर लॉस को रोकने के लिए वो क्या करते हैं? अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, लीव्स को गिरा देते हैं। तो ना तो लीव्स रहेगी और ना ही ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगा। सो डेसिडियस फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। फिर हम डेसिडियस फॉरेस्ट को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ग्रासलैंड। सो ग्रासलैंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स। ग्रासलैंड्स को हम 2 मेन टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रासलैंड्स। सो ऑन पेज नंबर 158 यू कैन सी वर्ल्ड मैप। ओके, तो ये वर्ल्ड नेचुरल वेजिटेशन का मैप है। इसमें आप देख सकते हैं ग्रीन कलर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेड कलर कॉनिफरस फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अलग अलग कलर अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखिए कॉनिफरस फॉरेस्ट पोलर एरियाज़ में है ना, जहाँ कोन शेप की ट्रीज पाई जाती हैं। ये कॉनिफरस फॉरेस्ट कोल्डर एरियाज़ में पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट देखिए कहाँ पाए जा रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका के कोस्टल एरिया में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका के साउथर्न पार्ट में। ओके, तो now we will study about wildlife. So wildlife refers to the various species of animals which live in a natural habitat। wildlife किसको refer करती है? various species of animals को जो एक किसी particular natural habitat में रहते हैं। natural vegetation and wildlife are interlinked। जो natural vegetation है और wildlife है ये आपस में interlinked है, क्योंकि the former provides the natural habitat। मतलब जो नेचुरल वेजिटेशन है वो क्या करते हैं? वो नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। और लेटर यानी कि वाइल्ड लाइफ को नेचुरल हैबिटेट कौन प्रोवाइड करते हैं?
natural vegetation. So both are essential in maintaining the ecological balance of an area. तो दोनों नेचुरल हैबिटेट और वाइल्ड लाइफ दोनों ही इसेंशियल हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए. द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज एन एरिया in an area determines the type of wildlife available there. तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जिस तरह के नेचुरल वेजिटेशन हैं वो क्या डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ किस तरह की वाइल्ड लाइफ होगी. द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट विल दस रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ टू. तो अगर हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो क्या होगा, हमारी वाइल्ड लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी. Let us know now learn about the variety of wildlife that is found in different continents. अब ये देखिए पेज नंबर 159 पे ये टेबल दिया हुआ है. इसमें क्या है, फर्स्ट कॉलम में क्या है, नेचुरल वेजिटेशन है, देन एरिया, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, देन ट्रीज एंड देन वाइल्ड लाइफ. तो देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, इक्वेटोरियल रीजन में, है ना. और यहाँ पे क्या होते हैं, डेंस वेजिटेशन होता है, ज़्यादा रेनफॉल की वजह से टॉल ट्रीज़ होते हैं विथ हार्ड वुड एंड ब्रॉड लीव्स. इनकी ब्रॉड लीव्स क्यों होती, क्योंकि इनके अंदर इन लोग को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है सनलाइट के लिए. ये ट्रीज टॉल होती हैं और जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि उनको सनलाइट नहीं मिल पाती है. ट्रीज़ का एग्जांपल कैबोनी है, महागोनी है, रोज़वुड, रबर. यहाँ के वाइल्ड लाइफ क्या हो गए, मंकीज़, एप्स हैं, देन प्यूमास हैं, जगुआर्स हैं, हिपोपोटेमस हैं. नेक्स्ट वन इज़ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो ये वार्म टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे इन ट्रीज़ की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मिक्स्ड हार्डवुड ट्रीज़ यील्ड वैल्यूएबल टिम्बर. इनसे हमें टिम्बर मिलता है. ट्रीज़ का एग्जांपल है ओक है, यूक्लिप्टस है, पाइन है, ठीक है, बैम्बू है, ये सारे. देन यहाँ का वाइल्ड लाइफ क्या है, डियर है, एंटीलॉप्स, मंकीज़, बियर्स. ठीक है. नाउ मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, ये वार्म टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं. ठीक है, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एवरग्रीन ट्रीज़. ठीक है. नाउ ट्रीज़ के एग्जांपल क्या हो गए, ऑलिव है, कॉर्क, ओक, फिग. एंड देन नॉट मच वाइल्ड लाइफ फाउंड, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ ज़्यादा नहीं पाई जाती है. नेक्स्ट इज़ कॉनिफरस फॉरेस्ट, जिसको हम टाइगा भी कहते हैं. ये 55 to 70 डिग्री लैटिट्यूड्स में नॉर्दर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं. मीन्स ये बहुत कोल्डर एरियाज में पाए जाते हैं. यहाँ एवरग्रीन ट्रीज़ पाई जाती हैं जो टॉल और स्ट्रेट होती हैं. ठीक है, और इनकी जो लीव्स होती हैं बिल्कुल निडल की तरह से होती हैं. इसके एग्ज़ाम्पल हैं पाइन हो गया, फर हो गए, ये सारे इसके एग्ज़ाम्पल हैं. यहाँ पे जो भी वाइल्ड लाइफ है वो फर बियरिंग एनिमल्स होते हैं ताकि ये वहाँ के कोल्ड क्लाइमेट को विथस्टैंड कर सकें. और इसके एग्ज़ाम्पल क्या हो गए, देखो बियर्स हैं, देन वुल्फ्स हैं, ये सारे वहाँ पे कॉमन एनिमल्स हैं. नाउ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील, ईस्टर्न अफ्रीका और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं. ये लेस डेंस होते हैं रेन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में. ठीक है, और इसमें अंडर ग्रोथ होती है, बुशेस, शर्ब्स, ये सब होते हैं. बुशेस, शर्ब्स कहाँ नहीं होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं होते क्योंकि वहाँ बहुत बारिश होती है, अंदर बिल्कुल डार्क होता है. ठीक है, कहाँ पे, एवरग्रीन फॉरेस्ट में. वहाँ मतलब जो फॉरेस्ट है उसमें बिल्कुल डार्क होता है और स्वाम्पी होता है क्योंकि रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है और सनलाइट अंदर आ नहीं सकती है, इतने घने जंगल होते हैं. तो वहाँ पे बुशेस ये सब नहीं ग्रो हो पाती हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है, अंडर ग्रोथ है, यानी कि फॉरेस्ट के अंदर बुशेस और श्रब्स पाए जाते हैं. कहाँ पे, ट्रॉपिकल डेसिडियस में. इसके एग्जांपल क्या है, ट्रीज़ के टीक हो गया, शाल है, सैंडलवुड है, शीशम, बैम्बू, यूकलिप्टस. और यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या है, टाइगर्स हो गए, एलिफेंट्स हैं, लेपर्ड्स हैं, बियर्स, मंकीज, डियर, ये सब. ना टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये कूल टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं. ठीक है. ट्रीज़ के ट्रीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ट्रीज टॉल होते हैं, थिक ट्रंक्स होते हैं, ब्रॉड लीव्स होते हैं और ये अपने लीव्स को शेड भी करते हैं ऑटम सीजन में. ट्रीज़ के एग्जांपल हैं ओक हो गया, ऐश है, इल्म है, मैपल है. ठीक है. देन वाइल्ड लाइफ, डियर हो गया, बियर्स, बिशन, स्क्वेरल्स. नाउ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स,
अब हम ग्रासलैंड्स की बात करेंगे, जैसे सवाना है अफ्रीका के, ठीक है, तो ये सारे ग्रासलैंड्स हैं। देन एरियाज़ कौन सा है, ट्रॉपिकल जोन ऑन आइदर साइड ऑफ रेन फॉरेस्ट इन अफ्रीका। यहाँ की जो ग्रासेस हैं ये टॉल कोर्स ग्रासेस होती हैं, मतलब रेनफॉल होती है थोड़ी बहुत। ट्रीज़ कैसे पाए जाते हैं, स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज़, दूर दूर छोटे छोटे पेड़ होते हैं। यहाँ क्या वाइल्ड लाइफ, डियर हो गए, एंटीलॉप्स, जिराफ, जेब्रास, बफेलोस, एलिफेंट्स, ये सारे। देन टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑल्सो कॉल्ड, इनको हम और क्या कहते हैं, प्रेरीज हो गया नॉर्थ अमेरिका में, पैम्पर साउथ अमेरिका, स्टेपेज इन यूरेशिया, वेल्ड्स इन साउथ अफ्रीका, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया। ये जो है मिड लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं, मतलब कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर पार्ट में। यहाँ की जो ग्रासेस होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, और ट्रीज़ क्या होते हैं, स्कैटर्ड और स्मॉल ट्रीज़ होती है, जैसे विलो हो गया, पॉपुलर है, ठीक है। और फिर यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ हैं वो क्या है, एंटीलॉप्स हैं, हॉर्सेस, वाइल्ड एशेस, लियोपर्ड्स, ठीक है। देन डेजर्ट वेजिटेशन, डेजर्ट वेजिटेशन कहाँ होंगे, हॉट डेजर्ट्स में, सहारा हो गया, कलाहारी है, ठीक है। और यहाँ ज़ायरोफैटिक वेजिटेशन होती हैं, जो यहाँ के ड्राई क्लाइमेट को ये कर सकें, ठीक है, खुद को अडेप्ट कर सकें। जैसे थॉर्नी बुशेस हो गए, श्रब्स हैं, कोर्स ग्रासेस हैं। यहाँ की एग्जांपल हैं कैक्टस, डेट पाम, ये सब। देन वाइल्ड लाइफ क्या है, कैमल्स, एंटीलॉप्स, ये सारे हैं। देन टुंड्रा वेजिटेशन, साउदर्न ग्रीनलैंड, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कनाडा, अलास्का, यूरेशिया, यहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉसेस और लीचेस ग्रो करते हैं समर सीजन, मतलब विंटर सीजन में क्या होता है, थिक आइस शीट कवर्ड रहती है, से कवर्ड रहती है सॉइल, और समर सीजन में ये जो आइस होती है वो थोड़ी बहुत मेल्ट होती है, तो जहाँ पे मेल्ट होती है वहाँ पे मॉसेस, लीचेस ग्रो करते हैं, स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। और यहाँ की ट्रीज़ क्या हैं, स्टंटेड ट्रीज़ लाइक विलो, बिर्च, एल्डर, ये सब यहाँ की ट्रीज़ हैं। यहाँ के एनिमल्स क्या हैं, जाहिर सी बात है, मतलब कोल्डर एरिया है तो फर बियरिंग एनिमल्स हैं, रेनडियर, मस्क, ऑक्स, पोलर बियर्स, ये सारे यहाँ के वाइल्ड लाइफ हैं। नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। So forests are an important natural resource. They are useful to us in a number of ways. फॉरेस्ट क्या है, ये इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हैं, ये हमारे लिए बहुत तरीके से यूज़फुल हैं। ये हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और फिर ये क्या है, ये अदर प्रोडक्ट्स के होस्ट हैं, जैसे लैक हो गया, रेजाइंस, गम्स, मेडिसिनल हर्ब्स, लीव्स, हनी, एक्सेट्रा। फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में भी फॉरेस्ट हमारी हेल्प करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ये फॉरेस्ट की वजह से रेनफॉल होती है, ठीक है। फॉरेस्ट फ्लड और सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट। ये फॉरेस्ट जो हैं बहुत सारे स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ को नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है एंड इट्स एवर ग्रोइंग डिमांड फॉर लैंड हैज़ रिजल्टेड इन द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे, और इसकी जो ग्रोइंग डिमांड है, लैंड की ग्रोइंग डिमांड है, इससे वर्ल्ड के जितने भी फॉरेस्ट हैं वो क्या हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। फॉरेस्टेड लैंड आर क्लियर टू मेक वेज फॉर फार्म्स। तो फॉरेस्टेड एरिया को हम क्लीन करते जा रहे हैं फार्म बनाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए, टाउन्स के लिए। सो लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जो हम लार्ज स्केल कटिंग करते हैं ट्रीज़ की, उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ऑल दो फॉरेस्ट आर रीन्यूएबल रिसोर्स। हालांकि फॉरेस्ट क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, लंबा टाइम लगता है इनको खुद को रिजेनरेट करने में। देयरफॉर दे नीड टू बी कंजर्व। इसलिए हमको इनको कंजर्व करना ज़रूरी है। मतलब कम्युनिटीज़ के अंदर हमको अवेयरनेस स्प्रेड करना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो अपने फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकें। इसका इम्पोर्टेंस उनको बताना ज़रूरी है। सो सम इम्पॉर्टेंट मेजर्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन आर गिवन हियर। कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने के। फर्स्ट है रेकलेस डिफॉरेस्टेशन शुड बी चेक्ड। ये जो डिफॉरेस्टेशन है
कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, इसको हमको रोकना होगा। द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन एमंग ट्राइबल पीपल शुड बी स्टॉप। ट्राइबल लोग क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, वो जाके जंगल में बहुत एक एरिया को क्लीन कर लेते हैं, ट्रीज़ को कट करते हैं, वहाँ खेती करते हैं। नेक्स्ट ईयर दूसरे लैंड को चूज़ करेंगे, वहाँ के ट्रीज़ को कट करेंगे, वहाँ खेती करेंगे। इसको रोकना ज़रूरी, क्योंकि इससे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होते हैं। फॉरेस्ट फायर विच कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज टू फॉरेस्ट शुड बी प्रिवेंटेड। फॉरेस्ट फायर को हमें रोकने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इससे फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। अनप्लान्ड एंड अनऑथराइज्ड अर्बन ग्रोथ शुड बी चेक्ड। जो अनप्लान्ड और अनऑथराइज्ड अर्बन ग्रोथ है, उसको भी हमें चेक करना चाहिए। फॉरेस्टेड एरिया शुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फार्म लैंड। जो भी फॉरेस्टेड एरिया है, हमको उसको फार्म लैंड्स में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर इज़ टू प्लांट मोर। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेजर क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम शुड बी टेकन अप बाय द गवर्नमेंट एंड अदर लोकल एजेंसीज। जो गवर्नमेंट है और अदर लोकल एजेंसी हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स स्टार्ट करने चाहिए। जैसे इंडिया में हम वन महोत्सव मनाते हैं, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, हमें वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करना ज़रूरी है। द नेवर एंडिंग ह्यूमन ग्रीड्स फॉर स्किन, फर, आइवरी, हॉर्न्स एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट हैज़ लेड टू reckless hunting of animals in many parts of the world। ये जो इंसानों की ज़रूरतें हैं, इंसानों की जो जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, एनिमल्स की स्किन के लिए, फर, आइवरी, हॉर्न्स और अदर एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए, इससे क्या हो रहा है, हम एनिमल्स की हंटिंग करते हैं वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में। A number of species have become endangered and some have already become extinct। बहुत सारे जो एनिमल के स्पीसीज़ हैं वो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आ गए और बहुत सारे तो एक्सटेंट भी हो चुके हैं। सो लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हैज़ रॉब्ड द वाइल्ड लाइफ ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। तो बहुत ये जो लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन है, जो हम ट्रीज़ को कट करते हैं, इससे क्या होता है, जो वाइल्ड लाइफ का नेचुरल हैबिटेट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ कहाँ रहते हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट क्या है, यही फॉरेस्ट है, जिसे हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दिस हैज़ ऑल्सो लेड टू ए डिविनलिंग ऑफ देयर नंबर। इससे इनका नंबर भी डिक्रीज़ हो रहा है। देयरफॉर द नीड ऑफ द आवर इज़ टू कंजर्व आवर वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। इसलिए आज की ज़रूरत क्या है कि हम अपने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करें। द indiscriminate hunting of animals had to be checked and laws must be enforced to prevent it। ये जो हम हंटिंग करते हैं एनिमल्स की इनडिस्क्रिमिनेटली, इसको चेक करना ज़रूरी है और इसके लिए लॉ भी बनना चाहिए ताकि इसको रोका जा सके। Many national parks, for protected forest, wildlife sanctuaries and biosphere reserves have been set up all over the world to preserve our wildlife in their natural habitat। तो बहुत सारे नेशनल पार्क्स, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स सेटअप हुए हैं वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, जिससे वो प्रिजर्व कर सकें अपने वाइल्ड लाइफ को और उनके नेचुरल हैबिटेट को। सो आवर चैप्टर इज़ ओवर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।